problems always revolve around one thing, and that is people and behavior. सेम मार्केट है, सेम चैलेंज है, सेम प्रोडक्ट है, इतनी बड़ी मार्केट सबके लिए ओपन है। कोई बिजनेस बहुत छोटा है, कोई प्रॉफिटेबल है, कोई किंग है उसका, सब सेम लेवल पे क्यों नहीं है? The person, the leader. People dream. Some people only keep on talking. Some people only keep on planning. What makes the biggest difference is the execution and implementation. अगर कोई बिजनेस ओनर आपको देख रहा है, आप उसको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो शायद वो नहीं देख पा रहा है बट जो आपको दिख रहा है? तीन चीजें, तीन टाइम मनी, रिस्क टेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो लोग रिस्क लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। कोच इज नॉट अ आइडिया गिवर, कोच इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर, कोच इज नॉट अ कंसल्टेंट, कोच इज अ इनेबलर एज अ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एमएसएमई वर्ल्ड में तीन तरह के बिजनेस ओनर में देखता हूँ। हार्ड वर्किंग ऑपरेटर, रेवेन्यू चेजर। द थर्ड कैटेगरी आई वुड कॉल समबडी जिसने जमीन में बिजनेस बिल्ड कर लिया है, सीलिंग हिट हो गया, मतलब एक जगह पे आके वो अटक गया है। ओनर को काम करना चाहिए ऑन द बिजनेस एंड नॉट इन द बिजनेस। एक्चुअली लोग ये डिफरेंस समझ ही नहीं पाते हैं, वर्किंग इन द बिजनेस एंड वर्किंग फॉर द बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि अहलावत और द इम्पैक्ट रूम में आपका स्वागत है। जब भी हम एक बड़े बिजनेस को, एक बड़े कॉरपोरेट को, एक बड़े लीडर को देखते हैं तो हम देख पाते हैं वो ऊंची डेजिग्नेशन, वो एक हैवी पैकेज और वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा। पर एक आम आदमी जो देख नहीं पाता वो है एक स्ट्रेस, वो है ऑफिस पॉलिटिक्स, वो है दिन पर दिन बढ़ते टारगेट, वो है खुद को हर दिन प्रूव करने की थकावट, जो आपको हर दिन उठना पड़ता है और प्रूव करना पड़ता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसको ना बस देख पाते हैं, वो उसको समझ पाते हैं, वो उसको जी पाते हैं, वो उसको रूल कर पाते हैं और वो दूसरों को भी सिखा पाते हैं कि कैसे उसको ओवरकम करना है। 25 साल से ज़्यादा आज उनको एक्सपीरियंस है कॉरपोरेट लाइफ का, इस बिज़नेस वर्ल्ड का, जिन्होंने इसको बहुत करीब से देखा है, जिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा झुकाव लॉ की तरफ था, बट अपनी राह को पहचानते हुए और एमबीए करते हुए वो एक मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में फार्मा में एंटर करते हैं और अगले 25 साल वो लाइफ जीते हैं। उसको देखते हैं, समझते हैं और वहाँ से बिजनेस हेड, मार्केटिंग हेड, प्रॉफिट एंड लॉस को समझते हुए, लोगों को समझते हुए, बिहेवियर को समझते हुए, इंडस्ट्री को समझते हुए, प्रॉब्लम्स को समझते हुए और उनके सॉल्यूशन करते करते एक लंबा फेज़ अपनी ज़िंदगी का सीखते और सिखाते हुए गुजारते हैं। और फिर एक लाइफ में मोड़ आता है जब उनको अपनी ज़िंदगी में ये महसूस होता है कि असली सुकून बस टारगेट पूरा करने में नहीं मिल रहा है, असली सुकून मिल रहा है उन लोगों को हेल्प करने में, ग्रो करने में, जो उनके साथ काम करते हैं। और इसी मकसद के साथ फिर वो अपने लाइफ में बड़ा टर्न लेते हैं। आईसीएफ और एक्शन कोच से ग्लोबल सर्टिफिकेशन लेते हुए वो आते हैं कोचिंग की इंडस्ट्री में। वो हेल्प करते हैं बिजनेस ओनर्स को, एसएमईज़ को, एमएसएमईज़ को और उन प्रॉब्ली स्टेगनेंट बिजनेस ओनर जो बहुत मेहनती हैं बट कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से, या प्रॉब्ली कम लर्निंग की वजह से, या प्रॉब्ली उस कम टाइम की वजह से जो उसमें ग्रोथ में एक रुकावट है, उसको दूर करने में उनकी हेल्प करते हैं। जो एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, जो एक जस्ट स्पीकर या एक ट्यूटर नहीं है, वो हैं हैंड होल्डिंग कोच ऑफ बिजनेस ओनर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आदित्य विक्रम सिंह। धन्यवाद प्रोफेसर अहलावत। पहली बार तो तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इस दी इम्पैक्ट में बुलाया, और जिस तरह का इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस आप क्रिएट कर रहे हैं एक लार्जर सोसाइटी में, खास करके बच्चों को बड़ा करने में, उनकी सही शिक्षा में और उनको जिस सही मार्ग में जाना चाहिए। आई थिंक नॉट ओनली इम्पैक्ट रूम बट द रियल वर्क अपार्ट फ्रॉम दिस विच यू आर डूइंग, आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। सो मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Privilege is all mine, and I'm sure, we usually talk a lot about business owner, their problems, and it was my personal interest that we should
come and talk about this because this is the burning problem. मुझे लगता है लीडर्स, बिजनेस ओनर्स अपने आप में बहुत अकेले हो जाते हैं, वो इन प्रॉब्लम्स को या बोल नहीं पाते हैं, हेजिटेट करते हैं, बट मोर और लेस सबकी प्रॉब्लम एक जैसी ही होती है. तो आज हम बात करेंगे उन बिजनेस प्रॉब्लम्स के बारे में, डॉक्टर आदित्य विक्रम सिंह के बारे में, और मे बी इन फ्यूचर पॉडकास्ट्स विल बी टॉकिंग इन डिटेल topic by topic, but today it's kind of a introductory to first Dr. Aditya Vikram Singh and his experiences, and then his experiences as a coach to the business owners. Yeah, just to add, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि जिस स्पेस में मैं काम करता हूँ SMEs और MSMEs में, बिजनेस ओनर्स जिन्होंने अपने SME MSME लेवल पे जिस लेवल पे उन्होंने अपने बिजनेस को पहुँचाया है, जिनको कि बहुत सारे कोचेस हमारे कैटेगरी के जो लोग हैं वो तरह तरह के सलाह देने की कोशिश करते हैं, आप ये गलत कर रहे हो, आप वो गलत कर रहे हो. मैं यूट्यूब वीडियोस सुनता हूँ, लोगों का देखता हूँ, सब हमेशा वो ऐसा साउंड करता है कि सब कुछ ये जानते हैं और सामने वाला जो कर रहा है वो गलत कर रहा है. बट आई हैव अ डीप रिस्पेक्ट एंड वेरी वेरी डीप आई एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि आई थिंक जो बिजनेस बनाया है, जिन्होंने ऑल दोज बिजनेस ओनर्स ऑफ SMEs एंड MSMEs, जो उन्होंने जिस ढंग से जिस लेवल पे भी अपने बिजनेस को पहुंचाते हैं, वो काम एक बहुत बड़ा काम है जो कि शायद हम जैसे बहुत सारे कोचेस नहीं कर सकते. सो थैंक यू फॉर मेंशनिंग दिस बिफोर वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट, बिकॉज ये लाइन बहुत कम सुनने को मिलती है. हमें सुनने को मिलता है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना है, वो बिल्कुल नहीं करना है. ऑफ कोर्स हर किसी की अपनी जर्नी है. कीपिंग दैट इन माइंड एंड रिस्पेक्टिंग इट, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट. श्योर. सो आदित्य जी, शुरू करते हैं. पटना का जमींदारी बैकग्राउंड और फिर लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट, दैट इज़ कॉरपोरेट. तो जब ज़िंदगी में सब सेट था, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लाइफ लगभग जब ठीक चल रही थी, तो कॉरपोरेट को चुनना कोई बड़ा रीज़न रहा होगा. आपका क्या था? मतलब मेरा भी सेम रहा है, पर आपका क्या था ये मैं जानना चाहूँगा. सो जमींदारी हमारी थी, लेगेसी थी, वो पूर्वजों से मिली हुई थी, लेकिन जमींदारी अपनी जगह है. हमारे माता पिता ने हम सब चारों भाई बहनों को हमेशा पढ़ाई की तरफ हमारा रुख किया. हमें हमेशा समझाया कि हमें आगे बढ़ना है, हमें पढ़ना है, पढ़ाई के रास्ते अपना करियर बनाना है. ओके. तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमें उसके भरोसे ही रहना था, जमींदारी के भरोसे रहना था और कुछ नहीं करना था. और हम लोग कर्मठ लोग हैं और यही कर्मठता, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और उन्होंने हमेशा अपने बलबूते पे अपनी ज़िंदगी बनाई, अपना करियर बनाया, और उन्होंने हमेशा हमें वो प्लेटफॉर्म दिया कि हम भी पढ़ाई करें, अच्छा करें पढ़ाई में. मेरी 3 बहनें हैं और मैं छोटा भाई हूँ, सबसे छोटा भाई हूँ. तो हम सबको चारों को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया कि हम आगे बढ़ें. और ऑफ कोर्स पढ़ाई लिखाई करने के बाद माता पिता का अपनी इच्छाएं थी कि हम किस लाइन में जाएं, लेकिन मैंने कॉर्पोरेट की लाइन चुनी. तो कॉर्पोरेट की लाइन चुनने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि आज मैं एक जो डिसिप्लिन बचपन सिखाया गया, उस डिसिप्लिन को मैं कैसे लाइफ में ला पाऊँ, कंसिस्टेंसी दिखा पाऊँ, वैल्यूज़ के साथ चल सकूँ, पर्सनल लाइफ वैल्यूज़ को प्रोफेशनल लाइफ में के वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर पाऊँ, वहाँ पे अलाइनमेंट ला पाऊँ. तो अंडरस्टूड. जब हम देखते हैं कि लाइक योर फादर इज़ अ डॉक्टर, एंड जब हम देखते हैं कि डॉक्टर के बच्चे हैं, ऊपर से जिम्मेदारी है, तो सब कुछ तो सेट है. मतलब वी से कि बोर्न विद द सिल्वर स्पून. हाउ वाज योर चाइल्डहुड? पढ़ाई कैसी थी, या ये बोर्न विद सिल्वर स्पून वाला फैक्टर कभी आपको फील हुआ? मतलब बाहर से अगर आप देखेंगे तो लाइफ तो में तो सब सेट है ना भाई. फादर अच्छा एक पोजीशन पे है, बैकग्राउंड सब सॉलिड है, तो और क्या चाहिए? तो हाउ यू वर सीइंग योर लाइफ दैट टाइम व्हेन यू आर अ स्टूडेंट? Honestly speaking, see, since you know about my background, so you have asked this question. Yeah. But in the childhood मुझे कभी ये इस दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ कभी आई नहीं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है या हमारी ज़िम्मेदारी है, कुछ भी एक्सेट्रा है. Right. हमें शुरू से constraints were always there. It was not that we were always spoon fed. Okay. Yeah, or we were always having silver spoon as you said. So our upbringing has been like this कि हमको इस तरह से बड़ा किया गया कि हमको हर तरह का सिचुएशंस में रखा गया. हमारी हर ज़रूरतें जो हम चाहते थे ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरा किया गया. सो वी ऑलवेज रियलाइज दैट वी हैव टू डू थिंग्स, वी हैव टू क्रिएट थिंग्स, वी हैव टू बिल्ड अप थिंग्स. सो पेरेंटिंग वेल डन.
Yeah, I would say definitely, because the inherent strengths which I have developed because of how we have been brought in terms of knowing the difference between right and wrong, knowing the things for which we should stand for. Understood. And कुछ चीज़ें हमको खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी, कुछ बना बनाया नहीं मिलने वाला है, जो है सो है, बट अल्टीमेटली वी हैव टू क्रिएट आवर ओन लाइफ. सो आज आप जाने जाते हैं कोच आदित्य के नाम से, राइट? यू आर ए कोच एंड यू कोच द वेरी मैच्योर्ड बिजनेस ओनर्स, वेरी एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस, स्ट्रगलिंग बिजनेसेस. उससे पहले आपको मैं जानना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट कैसे थे? हाउ वाज योर स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ? मतलब कोई ऐसा पड़ाव आता है, जब भी हम स्टूडेंट लाइफ के बारे में सोचते हैं तो कुछ की पॉइंट, कुछ टर्निंग पॉइंट आते हैं हमारी ज़िंदगी में. आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा था? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टूडेंट लाइफ में कुछ स्ट्रगल हो, टर्निंग पॉइंट हो, तभी आप एक अच्छे टीचर, अच्छे कोच बन पाते हैं. आपकी लाइफ में कुछ ऐसा? सो काफ़ी थे. तो मैं मेरे बचपन में मैं पढ़ता भी था और खेलता भी बहुत था. ओवरऑल मैं समरी पहले बता देता हूँ. मुझे हमेशा लगा कि मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हूँ बट मास्टर ऑफ नन हूँ. तो पढ़ाई में भी मैं हमेशा 5वां 6ठा पोजीशन पे रहता था बचपन के क्लासेस में. राइट. खेलने में भी मैं अच्छा था, लेकिन आगे बढ़ के स्कूल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ वैसा बहुत ज़्यादा नहीं करता था. राइट. सो somewhere I was doing everything, but I would call myself that I was an average student. Okay. I was we were bred all the time. हमको ये सिखाया गया कि पढ़ाई करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं. Right. At the same time एनर्जी थी, वैसा माहौल था, वैसा सोसाइटल इन्वायरमेंट था कि गली में क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, हर तरह के खेल खेलते थे हम लोग. सो फिटनेस भी थी, एनर्जेटिक भी था, तो उधर भी मेरी एनर्जी यूज़ होती थी. क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं थोड़ा आपको हेल्प करता हूँ पॉइंट पे आने के लिए. 10th क्लास में कुछ हुआ था क्या? 10th क्लास में ये मिथ टूटा था क्या? So as I said, yeah, jack of all trade and master of none. Right. So while there was a time 8th के बाद मैं पूरा ज़्यादा I was totally focused on studies and फिर काफ़ी मेहनत की मैंने, क्योंकि मुझे दिमाग में हमें ये सिखाया गया कि ये 10th एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है. उसके बाद फिर 12th और फिर आगे चल के हमें मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ जाऊं. तो एजुकेशन का पूरा आगे का फ्यूचर एक तरह से हमारे दिमाग में सेट था, हमें गाइड किया जाता था, उस तरह से ब्रीड किया जाता था, हमारे दिमाग में सीड किया जाता था, आई वुड से. सो a lot of effort which I had put, a lot of midnight oil which was burnt in terms of working hard in 9th and 10th. But what happened was a shock for me. And you know what? Surprisingly, I was not just working hard, but मेरे घर में was हम लोग joint family में रहते थे और grandparents they were also there. पूजा पाठ सब चल रहा था, सब कुछ अच्छा होता था, काफ़ी रीति रिवाज फॉलो किए जाते थे. तो समवेयर फ्रॉम माई ग्रैंड माँ आई लर्न द आर्ट ऑफ गेटिंग इन टू द नॉट आर्ट, आई वुड द प्रिंसिपल ऑफ डूइंग पूजा. सो आई ऑल्सो गॉट द फीलिंग दैट मुझे अच्छा मार्क्स लाना है और उसके लिए मैं बहुत पुजारी भी बन गया था. सो ऑन वन हैंड आई वॉज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वर्किंग हार्ड फॉर गेटिंग बेस्ट रिजल्ट्स इन 10th. Academically and spiritually you are putting a lot of effort. Yeah. And what happened was, the outcome was that I got just 72% marks. अच्छा. It was a Bihar board exam, Bihar school examination board. Of course, CBSE, ICSE में तो marks 85, 90, 95 आते हैं, but state school boards में उतने marks नहीं आते थे. But I was expecting somewhere around 80, 85%. Right. But I didn't got that much. So that was a turning point for me, Okay. Because the kind of efforts which I had put and not getting the outcome which I expected. So I, at that point of time, got into a not deprecation mode, but self-realization mode, that कि कहीं ना कहीं मेरे मेहनत की क्वालिटी में कमी थी. So instead of
मैं आउटकम के को क्वेश्चन करने के बजाय मैंने ये सोचना शुरू किया कि मुझे अपने आप को पॉलिश कैसे करना है, मुझे अपने में रिफाइनमेंट कैसे लानी है। ये आप उस टाइम पे सोच रहे थे? हाँ, मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था। मुझे अपने लैंग्वेज के ऊपर कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है, अपने सोचने के ऊपर कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कैसे लाना है, क्या क्या किताबें पढ़नी हैं, राइट, कैसे अपने आप को ग्रूम करना है। आज का कोच आदित्य अगर उस बच्चे आदित्य से बात करता तो उसको कौन सी एक बड़ी सलाह देता जिससे उसके मार्क्स इंप्रूव हो सकते थे या लाइफ में वो जो चाहता था वो हो सकता था? आज का कोच आदित्य बोलता है कि तुम जैसे थे ठीक थे, तुम गिरे, तुम उठे, तुम गिरे, तुम सीखे। और उस प्रोसेस में उस ज़माने में ऑफ कोर्स पेरेंट्स गाइड करते थे, लेकिन हर समय आपकी हैंड होल्डिंग नहीं करते थे। आजकल के पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग करते हैं। राइट। सो मैंने खुद के रिफ्लेक्शन से ये रियलाइज़ करना शुरू किया, और कुछ अच्छे दोस्त भी मिले थे उस समय में, कि मुझे अपने आप को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है। एक्चुअली स्पीकिंग मुझे वो 9th और 10th के प्रिपरेशन में ये रियलाइज़ हुआ कि मैं एक बुकवॉर्म बन गया था, लेकिन उसका रिजल्ट मार्क्स में नहीं दिखा। बट जो मुझे सही चीज़ें पढ़नी चाहिए, अपना रियल सेल्फ हेल्प करना चाहिए, राइट, वो करने के लिए मुझे आगे जो बढ़ना है, तो ये गिरना ज़रूरी था मुझे। और उसके बाद जो मुझे मेरे बिहेवियर में, मेरे थिंकिंग में, मेरे वैल्यूज़ में, मेरे काफ़ी कुछ बिलीव्स में जो बदलाव आया, जो चीज़ों को मैं समझता था कि ये ऐसे ही होता है, उसमें काफ़ी बदलाव आने लगा। दैट्स द एजुकेशन ऑल अबाउट ना, कि वो आपके को हर टाइम पे इवोल्व करती रहती है। इवोल्व का मतलब ही है बदलाव, कुछ चेंजेस फॉर बेटरमेंट। तो वहाँ से हम सीधे आते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में। 25 साल सेल्स, मार्केटिंग, प्रॉफिट, लॉसेस, टीम्स, स्टेट्स, इंडिया, ये सब संभालते संभालते जब हम कॉर्पोरेट में घुसते हैं तो हम थ्योरी पढ़ के घुसते हैं कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। तो जब हम थ्योरी पढ़ के गए थे और जो प्रैक्टिकल्स हुए, उनमें कितना डिफरेंस होता है कॉर्पोरेट की सच्चाई में? बहुत डिफरेंस होता है। ओके। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो पढ़ते हो वो आप में कॉन्फिडेंस लाता है। थ्योरी गिव्स यू कॉन्फिडेंस, बट what is most important is not those technical knowledge which you have got, right, or not those jargons which you have learned, or not those case studies which have solved inside the classroom, right. corporate environment में जाने के बाद आपने ऑब्जर्वेशन कितना किया, इन्वायरमेंट को कितना समझा, वहाँ पे क्या नई चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, राइट, वहाँ पे कैसे लोगों के साथ बर्ताव करने की ज़रूरत है, वहाँ पे कैसे लोगों से सीखने की ज़रूरत है, किस जगह पे एक्शन में आने की ज़रूरत है, किस जगह में सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है, किस जगह पे बोलने की ज़रूरत है। ये चीज़ें बहुत लोग, हम ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग मी, एट द अर्ली स्टेज हम लोग जाते हैं तो हमको नहीं मालूम होता है, right. और हम वहाँ गलतियाँ करते हैं। करेक्ट। तो हर कुछ डिफरेंट होता है। हम जो सोच के जाते हैं, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं, और जो एक्सपेक्टेशंस वहाँ के माहौल का होता है, वहाँ के लोगों का होता है, सो एवरीथिंग वाज डिफरेंट। करेक्ट। What I was thinking that I know a lot of things, but that was not relevant there. Right. And what was being expected from me, that I was supposed to learn the real work environment, the way office works, the way people work, the way people talk to each other, why they talk to each other, how they meet and greet, why they meet and greet. Okay. So सब चीज़ का रेलेवेंस जो है वो समझना, और फिर अपने आप का पोजीशन खोजना, जगह खोजना और बनाना। राइट। इट्स नॉट अ इजी जॉब। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और फिर उस 25 साल में एक दौर ऐसा भी आया जब आपने 5 साल तक लगातार एक बिजनेस को बनाया। आप श्योर थे कि सब कुछ तो अच्छा जा रहा है, you have made profits, you have set the system and everything is smooth। प्रमोशन का बारी आती है और आपका एक ट्रांसफ़र होता है एक छोटी सी बिजनेस यूनिट में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वहाँ पे आपकी जगह पे कोई और आता है। मतलब एक पेड़ जो आपने लगाया था उसके फ्रूट जब आने का टाइम आता है तो कोई और आ जाता है।
और मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट लाइफ के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसके साथ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब आपने बहुत अपना खून पसीना सब कुछ एक करके एक जगह पे डाला है, आपको पता है ये तो मेरी जगह है, दिस इज़ हाउ यू हैव वर्कड, एंड सडनली आर आउट ऑफ इट एंड अगेन गिवन अनदर प्रोजेक्ट, क्योंकि वो तो ये मानते हैं ना कि आपको तो खून पसीना बहाना आता है, इसलिए आप तो आगे भी बहा लेंगे, फिर उस जगह पे कोई और आता है। सो एक्चुअली ये था कि आई वाज वन ऑफ द सीनियर पर्सन इन मार्केटिंग इन द बिजनेस, एंड उस कंपनी में, उस बिजनेस में मैंने लगभग 4.5 साल स्पेंड किए थे, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अब मैं मार्केटिंग हेड बनूंगा। तो मुझे वो जगह नहीं देके किसी बाहर वाले को जगह दी गई बाहर, और मुझे भी वो एलिवेशन दिया गया, वो लेवल दिया गया, बट एक छोटे बिजनेस में, नए बिजनेस को चालू करने के लिए दिया गया। सो ऑफ कोर्स इट वाज नॉट अ ट्रांसफर, इट वाज इंटरनल अलाइनमेंट, और मुझे ये बोला गया कि आपको हम प्रमोशन दे रहे हैं, चूंकि आप अंदर के आदमी हो, तो हम नहीं हम आप अंदर की कंपनी के सिस्टम्स प्रोसेसेस जानते हो, नए बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में हमको ऐसा आदमी चाहिए जो कि कंपनी को जानता हो, चीज़ें कैसे करवानी है जानता है, लोगों को जानता हो, सिस्टम्स को जानता हो। हिंदी में यही बोलेंगे ना कि आपको तो खून पसीना बहाना आता है, वहाँ पे ही बहा लोगे। सो आप जिस तरह से भी बोले हिंदी में, लेकिन उस समय मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मुझे इस बड़े बिजनेस का, जिसका मैं इतने साल पार्ट था, रहना चाहिए, मुझे ही रहना चाहिए था, लेकिन इस नए बिजनेस को खड़ा करने में जो मुझे एक्सपोजर मिला, आई वुड से बेस्ट ऑफ ऑल दी वर्ल्ड्स मिला। जो चीज़ें मैंने नहीं की थी अभी तक, और जो चीज़ें शायद उस बिज़नेस में मार्केटिंग हेड बन के और फंक्शन बन के मैं नहीं कर पाता और ना सीख पाता, वो मैंने बहुत जल्दी अपने लाइफ में इस नए बिज़नेस को सेटल करने में, इस्टेब्लिश करने में, एक्सपैंड करने में सीखा। तो वो कहते हैं ना, हर मुश्किलों के बीच में एक अपॉर्चुनिटी होती है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ द स्टोरी। ओके, बट जो भी ये तो आप आज बोल रहे हैं, जब आप उस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे तब तो झटका लगा होगा, क्योंकि ऐसा झटका लगना तो वाजिब है। नहीं, मैंने 6-7 महीने में रियलाइज कर लिया व्हाट हैज हैपेंड। जिसने भी मेरे साथ ये किया है, बहुत सोच समझ के किया है, एंड आई लेटर ऑन थैंक दैट पर्सन। ओके, आई लेटर ऑन थैंक दैट पर्सन, नॉट ओनली देन बट इवन a few years back when I talked to that person, that one thing which you had did for me, I would like to thank you, because वो जो हुआ मेरे साथ, उसने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया प्रोफेशनली, मेरा एक्सपोजर एक्सपीरियंस इतना इनरिच कर दिया, जिसके कारण मैं बिजनेस के उस एस्पेक्ट्स को देख पाया बहुत जल्दी, समझ पाया बहुत जल्दी, जिसने मुझे आगे उस ऑर्गेनाइजेशन में और आगे के करियर में ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्ड करने में, लोगों को बिल्ड करने में, बिजनेस को बिल्ड करने में, ब्रांड को बिल्ड करने में, हर चीज़ में हेल्प किया। सो टू गिव यू अ समरी, वो एक मोमेंट्री फीलिंग थी, करेक्ट, बट विद इन फ्यू मंथ्स आई रियलाइज्ड दैट दिस इज द राइट थिंग, एंड आई थिंक इट्स अ गॉड सेंड थिंग फॉर मी। आई मीन, भगवान ने ये करवाया है, किसी ने द बेस्ट वे टू टेक दिस, आई थिंक। अमेजिंग। उसके बाद कॉर्पोरेट से आप इंडस्ट्री में आते हैं, हमारी इंडस्ट्री में आते हैं, दैट इज़ कोचिंग इंडस्ट्री, एंड फिर आप SMEs MSMEs के इकोसिस्टम को देखते हैं, और सबसे बड़ा मिथ आपकी कैटेगरी को लेके ही होता है कि यू आर अ कोच। ना, व्हाट इज़ अ कोच? क्योंकि यहाँ पे एक मोटिवेशनल स्पीकर भी एक कोच है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 20 साल के लड़के भी कोच हो जाते हैं, जिन्होंने बिज़नेस को ना कभी किया है, ना कभी देखा है, ना कभी सोचा है, ना परिवार में किसी ने किया था, वो भी बिज़नेस कोच है। मोटिवेशनल स्पीकर भी बिज़नेस कोच है, जिसने, क्योंकि उसका बिज़नेस चल गया इसलिए वो सिखा रहा है। इनफैक्ट अभी रिसेंट जो हुआ, सेबी ने जिसको किया, वो भी एक कोच ही बन गया था, दो ही वाज ए ट्रेडर, एंड आई थिंक कुछ कई सौ करोड़ का वो घोटाला उसने, ही वाज ऑल्सो ए कोच, ही वाज टीचिंग। तो वुड यू प्लीज पुट द लाइट ऑन दिस? It's a very good How question. do you see this? Yeah. So I would like to elaborate on this, and I would like to bucket the whole coaching world, especially the business coaching world, into 5 buckets. Before that, since you asked,
I would say coach word is a misused word, overused word. Coach word has got, now everybody, even if they're a health trainer, who are into health, wellness, a tutor, everybody is calling themselves coach. Right. Somewhere the real coach is somebody जो कि एक आदमी को उसके बेटर पार्ट को, उसके स्ट्रेंथ को निकालने में हेल्प करे और उसकी सोच से आगे के डायरेक्शन में उसको मूव करने में हेल्प करे. सो आई कॉल देम इनेबलर, अलाइनर, एंड देन उसको आगे बढ़ा के उसका पार्टनर बने, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बने, हमेशा उसके साथ रहे उसकी उस जर्नी में. सो कोच इज अ इनेबलर, अलाइनर एंड अ इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर एज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. Okay. Now, 5 buckets, which I said. There are 5 types of business coaches in India. The number one, people who have been motivational speaker and trainer since decades. They were always good in talking. They used to stand on the stages, appeal to the larger mass, bring a lot of energy into the hall. Yeah. Now, this word coach is so fancy that they have also started calling themselves business coach. They were a trainer, they were a motivational speaker. They used to bring a lot of energy. उनके बातों में काफ़ी एनर्जी होती थी. गूगल तो था ही ज्ञान देने के लिए. Correct. Now they call themselves business coach. The second category is those people who are serially failed entrepreneur. And based on their mistakes, they say, this is what I've learned. And with all due respect, all these categories, with all due respect to them, I'm just trying to say that all these categories exist. So the second category is where people have failed, learned, and then they say what mistakes you should not do and what I have learned from what I have done wrongly or what I have done rightly in the process. Correct. The third category is people whom I call the support functions of organization. In most of the businesses, business world, larger business world, people from various support functions like production, procurement, logistics, finance, HR, IT, for that matter, R&D, design people who have seen business from outside, Right. from the periphery, from the fences. Right. They have never done business. Right. And doing business is meeting customers every month, tracking market share every month, Right. doing marketing campaigns, taking reviews, giving reviews on sales, doing sales closing. This is called when you every month you are doing those activities which are actually not just a revenue generation activity but also a profit generation activity, also brand building activity. Right. So this is the third category, people from the support functions who are actually calling themselves business coach. Then there is a fourth category of people who have either taught in a school or a college. Taught in a school, maybe something related to business or management, or mostly other subjects. They can teach well, right? Or they have taught in colleges, maybe a MBA school, MBA college. They have taught business, they have not done business. But today they call themselves, they have done or driven business. They have not, so they are calling themselves as business coach. That's the fourth category. The fifth category and fifth bucket, which I would consider myself to be a part of, is somebody who have been part of business. They have driven business. So I was always part of larger organizations. मैं 15,000 करोड़ की कंपनी, 5,000 करोड़ की कंपनी, 10,000 करोड़ की कंपनी में individually I have run businesses for in those organizations, and of course I have always worked with organizations treating businesses as my own businesses. If I was head of marketing or head of overall business, it's my business. Right. So all the challenges, problems, complexities, behaviors, actions, decisions are made as if it is my business. Correct. Right? And you also face all the nuances of challenges coming on the way. You also face lot of brickbats from people. काफी आपको लोगों से मतलब senior management and so it's a part of life. Correct. You have also your uncertainties. Right. You also have to improve the profit margins. You also have to improve the collection and cash flow. So everything is driven. So I have done that throughout my life. अब मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, you're talking about the problems of the businesses that you have been a part, जिनका साइज 15,000 करोड़, 10,000 करोड़ या इसके सिमिलर रहा है.
अब हाउ डू यू हेल्प, अब आप आ जाते हैं SME एंड MSME में, जहाँ पे बिजनेस का साइज इतना बड़ा तो नहीं होगा, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस आप करते हैं और यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये दोनों अलग अलग होती होंगी. Problems always revolve around one thing, एंड व्हाट इज दैट? and that is people and behavior. People and as a result behavior. कैन यू प्लीज Yeah. So, see, ultimately business is run by people, whether it is larger business, whether it is small business, whether it is SMEs, MSMEs. राइट. So, what I have learned from those larger business, of course, I didn't mention, I've also worked with an organization which was about 500 to 750 crores. आपके लिए वो छोटा सा फिगर, I mean, it was a हमारे small- लिए वो बहुत बड़ा फिगर It है. was a small stint, but I have also worked with that size of organization. Now, coming to the question which you asked, see, it's all about three prime things. Of course, people is the core. It's about who is running the business, right? The leadership. It's about the team, and it's about the systems, right? So leadership, when I say, it's about where we are and where we want to go, the goal setting, the visioning, the mission, the thinking behind carving out pura roadmap, and then people who are going to execute it, the team, and third is the systems which integrate what we want, how we want, and then who is going to do it. राइट. So business is not only about sales. Like generally when people talk about business, when somebody told me, अच्छा आप sales पढ़ाते हैं क्या? आप sales बढ़ाते हैं क्या? Correct. Sales पढ़ाते हैं क्या? Sales बढ़ाते हैं क्या? No, business is not about sales only. ओके. Business is not about only finance only. Business is not about Marketing only. production only. यस. Business is ultimately about a combination of strategy, marketing, sales, finance, HR, team, service, retention of customers, logistics, supply, the procurement, the production. So, I mean, of course, wherever manufacturing businesses is, then all this production also comes into picture. So, it's a composition of all this, but the core of all this is people. राइट. And coaching is always done of a human being, a people, a person. करेक्ट. मैं कल ही आई वाज टॉकिंग टू माय कज़न एंड हम एक क्वेश्चन पे पहुंचे कि सेम मार्केट है, सेम चैलेंज है. सपोज लेट्स से लॉजिस्टिक्स है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट है या इवन फार्मा भी अगर आप देखेंगे तो सेम तरह की प्रॉब्लम है, सेम प्रोडक्ट है, इतनी बड़ी मार्केट सबके लिए ओपन है. कोई बिजनेस बहुत छोटा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई बड़ा है, कोई प्रॉफिटेबल है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कोई किंग है उसका. अगर हम इसको बाहर से देखते हैं तो क्या डिफरेंस है? मतलब सब सेम लेवल पे क्यों नहीं है? जब मार्केट सेम है, चैलेंज सेम है, लोग सेम है, तो सब सेम क्यों नहीं है? मतलब क्या सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होता है किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए, अकॉर्डिंग टू यू एज अ कोच? As I said, the person, the leader. The leader. And what quality of the leader you are talking about? So, first and foremost, the person has to be, achievement oriented, goal oriented, passionate, though it's a misused, overused word, कि जुनून होना चाहिए. Of course, passion is required, but the understanding about why I am in business, where am I today, where do I want to go, how do I want to go, all this is important, but most important is acting over it, implementation. Okay. So people dream, and as I always say, it is important, the success formula is for us: dreams into goals, into learn, into plan, into act. DGLPA. Okay. Which means there has to be a dream with which you start something as a business owner or as a prospective business owner, as a entrepreneur, and those dreams should be converted into different period of goals. You have to keep learning as to how you convert these goals into a better plan, and once plan is made, most important thing is the action. Correct. So people think Correct. same market, same situation,
Some people only keep on talking, some people only keep on planning, but what makes the biggest difference is the execution and implementation. ये बहुत ही कोच लैंग्वेज हो गई। मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँगा फॉर द ऑडियंसेस। अगर कोई बिजनेस ओनर आपको देख रहा है तो आप उसको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि भाई जो शायद वो नहीं देख पा रहा है कि शायद मार्केट में ये तो होता ही है, आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। मीन्स लाइक मैं अपने अगर इफ़ आई एम अ कोच लाइक आई टीच फिजिक्स, तो मैं उनको बोलूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में जब जाओगे तो दिल धक धक करेगा, बट दैट्स नॉर्मल एंड हाउ यू टेक केयर ऑफ दैट। तो आप एक बिजनेस ओनर को क्या बोलना चाहेंगे जो उनको नहीं दिखता और आपको दिखता है? बिकॉज यू आर सीइंग, यू आर द थर्ड आई फॉर द बिजनेस। जो आप बिजनेस को बाहर से देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि वो कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, जो उसको नहीं दिख रहा है बट जो आपको दिख रहा है। एनीथिंग लाइक दैट? 3 चीज़ें जो हमेशा हर बिजनेस में दिखती है, लार्जली एसएमईज एमएसएमईज हो या इवन लार्जर बिजनेसेस। ठीक है। या तो हमको सही चीज़ करने के लिए टाइम नहीं है, करेक्ट, या फिर हमारी टीम को हमने ना तो डेवलप किया है, ना कैपेसिटी के टर्म्स में, ना कॉम्पिटेंसी के टर्म्स में, ना ओवरऑल उनको सपोर्ट सिस्टम जो देना है, कैपेबिलिटीज़ जिसको मैं बोलता हूँ उसके टर्म्स में, ना हमारे पास पैसे हैं नहीं या पैसे को यूज़ करने की सही क्षमता नहीं है, हमने सही से पैसे को यूज़ नहीं किया है। सो टीम, टाइम, मनी। नाउ हियर टू आंसर योर क्वेश्चन, जो धड़कने वाली दिल धड़कने वाली बात बोली, तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे खास करके राइट नाउ आई विल टॉक इन टर्म्स ऑफ एसएमईज एंड एमएसएमईज। रिस्क टेकिंग अपार्ट फ्रॉम एक्शन, रिस्क टेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जो मैं इनको देखता हूँ, जो लोग रिस्क लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, वही आगे बढ़ रहे हैं। पर मैं जो देखता हूँ, दो प्लीज टेक इट वेरी पॉजिटिवली व्हाट आई एम ट्राइंग, जो रिस्क लेते हैं वो कभी कभी निपट भी जाते हैं। करेक्ट? तो रिस्क कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, आई थिंक कोच हेल्प इन दैट। सो वेरी गुड क्वेश्चन। इट्स नॉट अबाउट कोच। सी, coach is not a idea giver, please understand that. No, I understood that. Yeah, coach is not a problem solver. Correct. Coach is not a consultant. Right. And that's where the coach and consultant difference comes into picture. Right. I am not, consultant is somebody who fixes a problem. Yeah. You know, coach, as I said, is an enabler. And then there are 2 more words which are very widely used. Trainer for me is a teller, one who transfers the knowledge. Right. Now it depends on samne wala, how much they take, retain, reflect, act, that all depends on them. And mentor is somebody whom somebody consults for advice, because you look up to those people, they are subject matter experts. Again, the mentor may not come and ask you all the time, what are you doing? Right. So कोच के नज़रिए से मुझे यदि इस बात को बोलना हो और समझना हो, तो मेरे हिसाब से कोच आपको आपका स्ट्रेंथ के बेसिस पे, फ्रॉम ए क्लाइंट स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव, उनको कहाँ जाना है, उनके गोल के बेसिस पे उनको प्लान करने में हेल्प करेगा, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। Right. उनको क्या चाहिए, वो कहाँ तक जाना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर ओन हंगर एंड एपेटाइट एंड योर ओन विजन, कहाँ आप जाना चाहते हो। जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं है, अंदर में आपको वो इच्छा नहीं हो, यदि आप 50 करोड़ पे खुश हो, आप 500 करोड़ जाना ही नहीं चाहते हो, तो आप कोई नो कोचिंग कैन हेल्प यू, राइट? Understood. You may say that I want to go to 500 crore, but from within you don't take, you don't do all those things जो कि 50 से ऊपर बढ़ने वाले डायरेक्शन में आगे बढ़े। कुछ लोग उसी जगह पे रह के भी खुश रहते हैं, बट दे ऑलवेज अंडरस्टूड। इसको हम थोड़ा सा छोटा करके समझते हैं। रिस्क टेकिंग के लिए किन फैक्टर्स का एक बिजनेस, हम बिजनेस से आई एम टॉकिंग अबाउट एसएमई एंड एमएसएमई ओनली, या आप ये मान के चलिए एक 20, 30, 50 करोड़ तक के बिजनेस के टर्नओवर को भी, रिस्क तो रिस्क है। तो रिस्क लेते हुए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, 3 चीजें हैं। योर इंटरनल कस्टमर, दैट इज टीम, योर एक्सटर्नल कस्टमर, दैट इज क्लाइंट्स, कस्टमर्स, एंड थर्ड इज यू योरसेल्फ। राइट? तो सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद यू योरसेल्फ। मुझे
एज अ बिजनेस ओनर कहाँ जाना है उसकी क्लैरिटी नहीं होती है। एग्जैक्टली, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी। या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। सो इफ दैट क्लैरिटी is there and then I have the courage, then I develop the courage, then I develop the conviction in what should be done for that. प्लान तो बनाना आसान है, बट वो अंदर से जब तक करेज और कन्विक्शन नहीं आएगा तब तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा। करेक्ट। That I think is the first step towards taking that risk, which I am calling also as a decision making, right? So I have that clarity as to where I have to go and why I have to go. Second is, लोग सोचते हैं कि आदमी ला दो धंधा बढ़ जाएगा, टीम बना लो बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। पहली बात तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो मैंने देखा है कि टीम बढ़ाने में भी 10 बार सोचते हैं, राइट? लेकिन टीम बढ़ाने के बाद जो उनको टाइम देना है, जो उनके साथ पेशेंस रखना है, इफ आई हैव टू से इन इन्वर्टेड कॉमर्स, जो कि खास करके एसएमईज में देखता हूँ बहुत कम होता है, जो उनके ट्रेनिंग पे टाइम देना है, उनको टूल्स देने में टाइम देना है, उनको कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का समझाने में टाइम देना है, उनको कस्टमर समझाने में टाइम देना है, उनको मार्केट समझाने में टाइम देना है, और उनके साथ जो बैठ के कॉन्वर्सेशन करना है, एक्सपेक्टेशन सेटिंग करनी है, वो शायद बहुत लोग करते हैं बट वो भी तरीका गलत रहता है। एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर देते हैं कि हमको आपसे चाहिए क्या, बट उसको पाने के लिए जो टूल्स देना है, जो इन्वायरमेंट देना है, जो कल्चर देना है, जो टाइम देना है, जो पावर देनी है, जो अथॉरिटी देनी है, जो अथॉरिटी देनी है, जो एम्पावरमेंट देना है, वो नहीं देते हैं। सो दैट रिस्क, दैट इज ऑल्सो आई एम कॉलिंग अ रिस्क। पीपल डोंट वांट टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क कि मुझे टीम एक्सपैंड करना है। ऑफ कोर्स, मतलब इट्स लाइक अ एग एंड चिक स्टोरी। आई मीन, पैसा लगाएंगे, so putting money is a risk, right? So they think that if I put money and if it does not gives me returns in another 6 months, then what will happen? Okay. Let me complete the third point. Customers. किसके साथ बिजनेस करना है, Right. किसको साथ बिजनेस नहीं करना है, saying no to people, deselection, right? किस सेगमेंट को टारगेट करना है, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, क्यों टारगेट करना है, मेरी फिलॉसफी, उस ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी, टेकिंग अ रिस्क ऑफ सेइंग नो टू ईच काइंड ऑफ बिजनेस in with respect to clients. Please elaborate this point. Saying a no to each kind of means client. I don't want to do business where margins are less. I don't want to do business where there is a long time of payment. Understood. The credit period is क्योंकि longer. हम कभी-कभी डेस्परेट होके हर किसी को हाँ बोल देते हैं, हाँ भाई आजा आजा आजा, क्योंकि सेल्स तो हो ही रही है। कहाँ पे हमें नो बोल देना चाहिए? हमें हमारे नो का बैरियर पहले से ही डिसाइड करके चलना चाहिए, and that is what is called system. That is also a system. I see organizations in SMEs and MSMEs, उनका कोई सीलिंग नहीं होता है, उनका कोई प्रपोजल का एक सेट फॉर्मेट नहीं होता है। ओके, अब मैं इस पे आना चाहूँगा। ये इसको देखने के दो अलग अलग तरीके हैं। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है। वो सिस्टम अगर सेट करने जाएगा तो शायद सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। फिर सी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग रिस्क, right? When a business owner has started, like I have seen some places people talk about, where to invest as an investor, in which kind of startups to invest. So, यदि किसी ने business चालू किया है, that person should be having some amount of backup money to start the business, right? And how to decide that backup money? You can take at least 18 months of, operating expenses should be taken care of. Okay. If there is a plan ready, the point is if I am getting into a business with a plan ready, मेरे पास प्लान है कि ये 3 महीना में ये करूँगा, 3 महीने में ये करूँगा, 3 महीने में ये करूँगा, उसके 3 महीने में ये करूँगा, उसके लिए इतने खर्चे लगेंगे. With all this plan, if you are getting into it, right? And you may suffer, you may be in red, you may still not make profits, but if it is all planned, so, but if you are only starting a business with the purpose of completing or filling your bills, addressing the bills, अपना bill भरने के लिए आप business चालू कर रहे हैं, तो then that is not the right way of doing business. Business has to be done with the whole plan,
knowing that I may fail. But I have to take this risk. Okay. So since we are on the topic of risk, Very interesting. since we are on the topic of risk, why we have to think of survival? Why not to think from the phased challenges which are going to come on the way? How to thrive, Correct. how to plan for thriving. Okay, perfect. Now, when I talk to business owners, I interact with many. तो मैं 3 तरह के बिजनेस ओनर्स देखता हूँ. एक जो कल में जीते, मतलब भाई कल हम फेल हुए थे इसलिए दोबारा फेल हो जाएंगे, या प्रॉब्ली ये बहुत बड़ा डर होता है. एक जो आज में जीते हैं, भाई जो है वो आज है, कल कुछ नहीं है, मतलब देयर इज नो टुमारो. एक होते हैं जो बस टुमारो में जीते हैं, आज को देखते ही नहीं है. आई विल गिव यू द एग्जांपल कि आज बेशक मरा पड़ा हो बिजनेस फैंटेसी लैंड में कि कल विल बी हैविंग 100, मतलब सारे ऐसा बेबुनियादी जो है फिगर्स होते हैं कि अच्छा कल इतना बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ताश के पत्तों का घर है ये बेसिकली. आप बिजनेस को, इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर, हाउ यू शुड सी अ बिजनेस, शुड यू बी इन टुडे, मतलब लाइक मैं बिजनेस को ऐसे देखूंगा कि भाई अगर प्रॉफिटेबल है तो ही बिजनेस है, अदरवाइज कल क्या कैसे बदलेगा, मतलब खाली आप उम्मीद पे दुनिया कायम भी नहीं रखनी चाहिए. फैक्ट्स एंड फिगर क्लियर होने चाहिए. तो आज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए. जो कल था वो शायद मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जो कल होगा वो भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. मेरे लिए आज इम्पॉर्टेंट है व्हाट इज़ देयर इन योर प्लेट टुडे, हाउ यू एज अ बिजनेस को सी दिस. वाई ओनली बिजनेस ओनर प्रोफेसर रवि? मैं तो बोलता हूँ हर इंसान, irrespective of whether a business owner or employee or whatever job the person is doing, most of the times हम past में जीते हैं. Yes we do. Yeah, we keep on ruing, regretting. हम past हमारा ज़िंदगी को हमेशा impact करता है, हमेशा पीछे चले जाते हैं, उसमें ऐसा किया था तुमने, इस समय ऐसा हुआ था. Right. So I am not somebody who is a spiritual guru to give all this talk, but from my experience and whatever I have learned as a part of the business, many businesses, and also as a coach, 80% of our time should be spent on present. Great. And I would call it a 80-15-5 formula. 80, 15 and 5. Okay. 80% of our time should be spent on present, 15% on future, because many a times what we see is people overspend time, especially business owner, on planning only. Planning only, yeah, exactly. वो गोल सेटिंग ही करते रहते हैं, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का प्लानिंग ही बनाते रहते हैं. So that also is too much of time being spent instead of working. It's a dreamland basically. आप plan करते जा रहे हैं, execution है, that's a dreamland. In fact, I have seen corporates also. Many organizations, not that I'm not judging right or wrong, many organizations plans are only made every year. There is a 5-year plan. Well, it is required, but most important is what happens in next 1 year, and above all, most important is what happened in the next 90 days. So we always believe in 1-year plan and 90 days plan. Correct. Right? Now coming to the 5%, the 5% should be your past. So 80% in present, 15% in future, and 5% in past, because we have to take certain lessons of life so that we learn from it and move on. Right. We have to keep reflecting of what has worked and what has not worked. Any very interesting case study that comes in your mind when I ask, like जहाँ पे किसी बिजनेस ओनर के लिए आपने कुछ किया हो जो बिजनेस में डायरेक्टली नहीं दिखता किसी को, मतलब हम कभी कभी इसको देख नहीं पाते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, या शायद कंट्रोल में नहीं है. एनीथिंग लाइक दैट? सो मैं उस हिसाब से बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि सिर्फ 17-18 महीने की जर्नी में, जब से मैं SMEs और MSMEs के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने क्वाइट अ फ्यू फैमिली मैनेज्ड बिजनेस में काम किया है, जहाँ फैमिली के मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं. सो एक एग्जांपल जो मुझे बहुत मतलब आई वुड लाइक टू इनडायरेक्टली विदाउट नेमिंग वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट. सो इन दैट होल प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट, जहाँ की father and 2 sons and 1 daughter were involved, right? Of course, from the very beginning, the ask was that we have to help team and help systems. Okay. Right?
there are three things: leadership, team, systems, which I said earlier. Right? They never talked about that we also need help. Exactly. वो दिखता ही नहीं है ना. Right. So the whole engagement module was based on that it should be, we will work more on the team and systems. Of course, I'm still on. But in the process of coaching one of the brothers whom I was coaching directly, and I encouraged that we should have in the early phase only हमने decide किया था कि हम family meetings भी करेंगे. Means on one hand I am sitting with my coachee directly, उसके अलावा हम family meetings भी करेंगे. In the initial few months itself, the real problem was that people were not, those family stakeholders were not in tandem. वो लोग आपस में ही alignment में नहीं थे बहुत सारे मामले में. Okay. उस alignment को लाने में जो गैप जो मैंने दिखा, उस अलाइनमेंट को लाने में जो मैंने ये फैमिली मीटिंग्स की, अपने डायरेक्ट कोची को इनकरेज किया, उनसे सारी चीज़ें समझी, उनको एज अ लीड बनाया, लीड एंकर बनाया कि वो जाके कैसे पॉजिटिव स्ट्रोक्स क्रिएट करें, हाउ टू, एक अप्रिशिएटिव इंक्वायरी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि instead of saying no, instead of saying no and, instead of saying yes but, start saying and yes. Okay. So and this is a concept but I don't want to go into detail, but basically मैं उनको हर चीज़ में मैंने उनको ये समझाया कि कैसे आप पॉजिटिवली हर लोगों के कॉन्वर्सेशंस को, पार्टिसिपेशन को, कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करें, और यू प्ले द एंकर सो दैट पीपल स्टार्ट बिकमिंग, because I am not going to be always there in all the conversations. Correct. ठीक है, मैं हमेशा नहीं रहने वाला हूँ. Right. लेकिन कैसे आपस में एक दूसरे की बात को सुनना शुरू किया जाए. इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है, हर इंसान उस इंसान को पसंद करता है जो उसको सुने. Correct. Right? यदि आप भी सोचोगे, आपको वो इंसान सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में पसंद आएगा जो आपको सुनता ज़्यादा है, क्योंकि इस दुनिया में सुनने वाले लोगों की कमी है. करेक्ट. एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी लाइकिंग मी राइट नाउ. मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से सुन रहा हूँ. या सो because I'm sure you are, I'm making some sense to you and that's why you are listening to it. So just to summarize, that family started aligning to each other and that started, उसके कारण decisions, actions बहुत जल्दी होने लगे. And that is resulting into even difficult times, maybe that business is now not just surviving but thriving. Amazing. Business is people, people are business. That's what you are trying to say. So if we change the perspective of people, the business changes. Business अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है कि, तो जितने भी बिजनेसेस आपने देखे, लोग एक अलग ही ट्रैप में रहते हैं, मतलब वो अलग ही एक फैंटेसी उसमें रहते हैं. तो किस तरह के ट्रैप यूजुअली आप देखते हैं बिजनेसेस में? I know you mentioned during our conversation few of them. Yeah. So let me reframe and let me put it across in a very little different way. मेरे हिसाब से खास करके MSME वर्ल्ड में 3 तरह के बिजनेस ओनर में देखता हूँ. एक को मैं बोलूँगा हार्ड वर्किंग ऑपरेटर. राइट. बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं, जेन्युइनली काम कर रहे होते हैं, सब कुछ अपने ऊपर पे लेते हैं, और सब कुछ अपने ऊपर पे लेते हैं इसलिए सब कुछ उनके पास आता भी है. उनके पास टीम भी होती है तो भी सब कुछ उनके पास ही आता है. उनको सोचने का टाइम नहीं मिलता है. दे ऑलवेज से कि मेरा दिन कैसे निकलता है मुझे मालूम नहीं. करेक्ट. और मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिला. राइट. दीज आर थिंग्स विच दे ऑलवेज से. व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज they are not saying no to things, they are not prioritizing, they are not empowering team. Right. वो हर चीज का टीम, वो रेस्क्यूअर बन जा रहे हैं. Right. टीम उनके पास आ रही है, इंटरप्ट कर रही है, कभी भी दरवाजा खोल के अंदर घुस जा रही है, वो सॉल्व कर रहे हैं. Right. Such people first need to be helped on their personal self, and I call it personal mastery. Right. Doing what to say no to, what to say yes to, what to do more of, what to do less of. Correct. Right? They need to set their priorities. Yes. Most First, important. self-management. See, it's a cycle. Self-management lead to better people management. Better people management lead to better business management. आपका business अच्छा manage होगा तो आपका भी self अच्छा manage होगा. Simple है. It's a cycle. Correct. Right? So this requires first
So the first one is hard work operator. Hard working operator, right? Superb. The second one is somebody who is a revenue chaser. धंधा चाहिए, धंधा करना है, बढ़ाना है, कंपनी बढ़ाना है, राइट? चाहे वो कम मार्जिन वाला बड़ा बड़ा टेंडर मिल जाए जिसमें कि भले ही 6 महीने बाद पेमेंट आए, राइट? Desperate, you say? Are they desperate? No, so they want revenue. Okay. They want to build organization. They want big organization. But in that process, still यदि हर महीना zero bank balance से चीजें चालू हो रही है, that means they are not making money. Right. They have no personal investment, neither in real estate, nor in mutual fund, nor in any other investment instruments. Right. Absolutely. Because discounting है ज़्यादा, margins पे focus नहीं है, कमर्शियल विजिबिलिटी नहीं है, मैं इन शॉर्ट में बोलूँ तो करेक्ट, नंबर्स की विजिबिलिटी नहीं है, कब पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा लीक हो रहा है, कहाँ पैसा बन रहा है, करेक्ट, दैट अंडरस्टैंडिंग उनको दिखती नहीं है या देखते नहीं है, राइट, बेसिकली देखते नहीं है इसलिए दिखती नहीं है, करेक्ट. सो एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑलवेज चेजिंग कैश फ्लो, हाँ, दे ऑलवेज काम बढ़ गया है, धंधा बढ़ गया है, दीज आर द पीपल जिनका बिजनेस हमेशा ग्रो कर रहा है, सेल्स रेवेन्यू बहुत फास्ट, बट साथ साथ में प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही है, बट पैसा नहीं आ रहा है. पर्सनल वेल्थ में नेगेटिव में भी हो सकता है, वो अपने जेब से बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को सपोर्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से, करेक्ट, बिकॉज मुझे रेवेन्यू चाहिए, बट नॉट बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट, वी ऑल नो दैट, राइट, धंधा प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है. Correct. There is no other reason. There is no other reason. Absolutely. Right? So this I will call it as revenue chaser. These are the second times which I see in MSMEs as main word. The third category I would call somebody जिसने सही में business build कर लिया है, but अब एक ceiling hit हो गया, मतलब एक जगह पे आके वो अटक गया है, अटक गया है. 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, बट 200 करोड़ से 500 करोड़ सिर्फ सोच है, हो नहीं रहा है, वो ड्रीम चार्ट बन गया है, बट वो हो नहीं रहा है. हर साल वही, कभी 200 से 195, 195 से 205, करेक्ट, उसी बीच एवरेज में वही एवरेज है. रीजन अच्छी टीम है, स्ट्रक्चर है, सिस्टम्स है, सिस्टम्स यूसेज नहीं है या स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना जिससे कि यूज कराया जा सके. ब्लेम गेम ज्यादा है, पीपल आर ऑलवेज यू नो पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन ईच अदर, ऑलवेज सेइंग that things does not move because that person has not done this or that person has not informed us, kind of thing. So there is no accountability system, there is no review mechanism, there is no, everything again is going back to the owner. And हर चीज एंड डिसीजन मेकर इज ओनर. इस समय में ओनर को काम करना चाहिए ऑन द बिजनेस, which means नॉट इन द बिजनेस, not in the business, which means कहाँ कहाँ मैं एक्सपैंड करूँ, अफ्रीका जाऊँ के मार्केट में जाऊँ, यूएस के मार्केट में जाऊँ, राइट, या यू नो डिफरेंट कंट्रीज ग्लोबली कैसे एक्सपैंड करूँ, किस किस नए प्रोडक्ट लाइन को लाऊँ, कौन कौन सा बैकवर्ड इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट लाऊँ या फॉरवर्ड इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट लाऊँ, कैसे क्लाइंट बेस को. एक्चुअली लोग ये डिफरेंस समझ ही नहीं पाते हैं, वर्किंग इन द बिजनेस एंड वर्किंग फॉर द बिजनेस, या जो कि बिजनेस ओनर के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत हो जाती है. जी, एंड एट एवरी स्टेज इट इज़ सुपर अमेजिंग. The explanation, I think it will help the listener. It is thought-provoking and eye-opening both. And now we come to the ending part of the podcast, and that is very interesting. That is rapid fire round, where I'll be giving you the question. I might give you some option, might not give the option. You have to answer it in a word or in a couple of words without thinking much on that. So सबसे पहला question है, बिहार का जमींदार एटीट्यूड या कॉरपोरेट का सर आदित्य या कोच आदित्य? कोच आदित्य. सुपर. नंबर 2, बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, सॉलिड स्ट्रेटजी या लीडरशिप मैच्योरिटी? लीडरशिप मैच्योरिटी. फार्मा कॉरपोरेट लाइफ का सबसे बड़ा बैड वर्ड या वायरस? इनकंसिस्टेंसी. मोटिवेशनल कंटेंट एक शॉर्टकट टॉनिक या सिर्फ इंटरटेनमेंट? शॉर्टकट टॉनिक. धंधे में सबसे ज़्यादा क्या काम आता है, डाटा ड्रिवन लॉजिक या गट फीलिंग? डेटा ड्रिवन लॉजिक. एक ऐसी हैबिट जो 25 साल की कॉर्पोरेट लाइफ ने आपको सिखाई? स्टे विथ योर planned thoughts and act over it.
सुपर। द हार्ड वर्किंग ऑपरेटर के लिए एक शब्द में आपकी सलाह। अपने आप को अपने अंदर झांकिए और आपके अंदर की जो इच्छा है उसको पूरी कीजिए। अपने अंदर की इच्छा को पूरी कीजिए और उसके लिए कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़े तो वो कीजिए। ओके। 1-on-1 कोचिंग कन्वर्सेशन या 100 लोगों का सेमिनार? 1-on-1। सेल्स टारगेट मिस होना बुरा है या टीम का ट्रस्ट टूटना? टीम का ट्रस्ट टूटना। बिजनेस ओनर्स का सबसे बड़ा छुपा हुआ डर? फियर ऑफ फेलियर। डिलेड पेरेंटहुड और कॉर्पोरेट एम्बिशन के दौर में आपका सबसे बड़ा एंकर कौन है? मी माई सेल्फ। कंसल्टेंट प्रॉब्लम फिक्स करता है पर एक रियल कोच क्या करता है? रियल कोच ही को इनेबल करता है। सिर्फ मछली पकड़ना सिखाता है, ना कि मछली लाके देता है। ठीक है। रिवेन्यू ग्रोथ का बड़ा माइलस्टोन है या ओनर का सुकून का सांस लेना? ओनर का सुकून का सांस लेना, क्योंकि बिजनेस लाइफ के लिए बिजनेस किया जाता है, बिजनेस के लिए लाइफ नहीं है। अंडरस्टूड। कॉर्पोरेट ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने का सबसे बेस्ट वेपन? बी स्माइलिंग ऑल द टाइम। सुपर। एक्शन कोच के फ्रेमवर्क बड़े हैं या आईसीएफ का लिसनिंग अप्रोच? That's a very controversial question. I use both, so it's a combination of both. ठीक है। एसएमई ओनर की सबसे बड़ी गलत फहमियाँ या मिथ बिजनेस कोचिंग को लेकर? कि हम लोग आइडिया जनरेट करते हैं, आइडिया देते हैं। आई ऑलरेडी नो एवरीथिंग बोलने वाले लीडर के लिए एक वर्ड? फ्रॉग इन द वेल। लीडरशिप लोनलीनेस मतलब अकेलेपन का उपाय क्या है? कीप शेयरिंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल हुम यू ट्रस्ट। अगर आप आज कोच ना होते तो क्या होते? I would have been commanding some unit in some defense, regimen in some part of the country. सक्सेस का आपका पर्सनल फॉर्मूला एक वर्ड में? Consistency. Superb. You did great, coach, in rapid fire. Amazing. You gave some really interesting answers. तो ये थे डॉक्टर आदित्य विक्रम सिंह और इनकी बातों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि खाली दुकान खोल लेने से, ऑफिस खोल लेने से बिजनेस ना बनता है ना बढ़ता है। बिजनेस बढ़ाने के लिए लीडर का बड़ा होना ज़रूरी है, उसके विजन का बड़ा होना ज़रूरी है, उसकी क्लैरिटी का बड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। कोचिंग कोई चमत्कार नहीं है, कोचिंग कोई जादू नहीं है। कोचिंग अगर साफ साफ शब्दों में देखें तो एक आईना है जिसमें आपको खुद को देखना है और बदलना है। ना कोई कोच जादू कर सकता है, वो बस आपको देखने का एक तरीका बता सकते हैं, एक नज़रिया सिखा सकते हैं। तो एक कोच एक आईने की तरह ही आपकी लाइफ में काम करता है। ये जर्नी आपकी है, बट अगर किसी की हैंड होल्डिंग इसमें मिल जाती है तो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। वो बोलते हैं कि अगर आप बहुत लकी हैं, अगर आपको कोच मिला है और गुरु मिला है तो, एंड सेम इज़ द रोल ऑफ ए कोच और ए गाइड और ए गुरु इन योर लाइफ। उम्मीद करता हूँ कि आज के पॉडकास्ट से आपने ज़िंदगी के बारे में, बिज़नेस के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। ये भी सीखा होगा कि बिज़नेस इज़ नथिंग बट पीपल एंड पीपल आर नथिंग बट बिज़नेस। अगर आपको बिज़नेस बड़ा करना है तो लोग बड़े करने होंगे, सोच बड़ी करनी होगी, क्लैरिटी बड़ी करनी होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर आदित्य विक्रम सिंह हमारे साथ अपने इतने लंबे एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। इट मीन्स अ लॉट, वी लर्नड अ लॉट, आई कंप्लीटली एंड thoroughly enjoyed it. And I would love to have you as a guest again and again so that we can talk more and in depth about the business and their problems so that our audience can learn from them. I hope you enjoyed it. And how was your experience? Thanks a lot, Professor Ravi. And I'm glad. Pleasure is all mine. Yeah, it's a humility, and I think you acted as, you were the wonderful coach. The whole journey of this podcast, the way you have navigated, I think there is a lot to learn from you. So thanks a lot. Thank you so much and namaste.